हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर। और मैं हूं मनीष सरवैया। हमारी जो डेली एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है, रिवीजन सेशन जो चल रहा है, आज उसमें एक नया वीडियो है। इससे पहले भी हम कुछ वीडियो अपलोड कर चुके हैं। मेरी आपसे रिकमेंडेशन है कि आप वहां पे जाइए, उसको चेक करिए, क्योंकि रिवीजन में ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं और आप पहले से नहीं देखते तो कनेक्ट नहीं कर पाते। क्योंकि पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, वो यह भी वही चीज़ें बहुत सारी रिपीट हो रही है अलग अलग तरीके से। क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाता है, उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, उसका पूछने का तरीका अलग हो जाता है और उसी बात को बार बार रिपीट करते। तो आप वहाँ पे जाइए, उसको देखिए। तो हम अपने इस नए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर फर्स्ट एमसीक्यू, एंड द फर्स्ट एमसीक्यू इज हु वाज द लीडर ऑफ खासी अपराइजिंग। खासी अपराइजिंग जो है उसके लीडर कौन है? हमारे ऑप्शन में यू कियांग नागबा, बी बी टेकेंद्रजीत, सी पातोगन सांगमा, डी बिरसा मुंडा। तो हर बार की तरह आप अपनी 10-20 सेकंड लीजिए और कोई एक ऑप्शन को जो आपको सही लगे उसको टिक कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि ये अपराइजिंग है क्या, मतलब। तो मेघालय मेघालय में 3 हिल स्टेशन है। फर्स्ट है गारो, सेकंड है खासी, थर्ड है जयंतिया। हिल स्टेशन, ये हिमालय की एक ब्रांच जो नॉर्थ ईस्ट ब्रांच है वो है गारो, खासी एंड जयंतिया। अब यहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं वो ब्रिटिशरों की वजह से परेशान होके उसने रिवोल्ट किया था ब्रिटिशरों के अगेंस्ट। तो वो उसमें से एक रिवोल्ट जो हुआ वो खासी अपराइजिंग, खासी रिवोल्ट। और उसको लीड कौन कर रहे थे वो हमारा क्वेश्चन है। तो आपको, अगर आपने आंसर टिक कर लिया है तो मैं आगे चलता हूँ। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, ओकिया यूकियांग नागबा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलो, कहानी मैं आपको बता देता हूँ क्या पीछे की कहानी, फिर आगे चलते हैं। 1860 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होने के बाद ब्रिटिशरों के पास बहुत सारा पावर आ गया था। अब उसने क्या किया, धीरे धीरे अलग अलग एरिया को कनकर करना शुरू किया। उसी में उसने खासी एरिया जो आता है, ये ब्रह्मपुत्रा वैली और सुरमा वैली, उसके बीच में यह है ब्रह्मपुत्रा वैली, यह है सुरमा वैली। उसके बीच का जो एरिया है वहाँ पे ये खासी वाला एरिया है यहाँ पे। अब हुआ क्या था कि इसके बीच में डेवलपमेंट का काम शुरू किया, मतलब रोड बनाने का काम शुरू किया। खासी हिल स्टेशन, खासी, और जहाँ पे कई सारे जो खासी ट्राइब रहती थी और उसके कई सालों से वहाँ रहते थे। ऐसा नहीं है कि जो अभी 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 शिफ्ट हुए, वो हजारों सालों से वहाँ पे वो ट्राइब रहती है। तो अब इसके बीच में रोड जब बनना, कंस्ट्रक्ट होना शुरू किया, ये कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया ब्रिटिशरों ने, तो अब क्या हुआ कि यहाँ के जो लोग थे, खासी लोग, उसको यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होना पड़ा, अपनी जगह घर छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा। एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये घर डिस्प्लेसमेंट एक प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि हाउस टैक्स लगा दिया 1860 में, इसके ऊपर हाउस टैक्स लगा इन लोगों के ऊपर। तीसरा प्रॉब्लम क्या हुआ, हाउस टैक्स के बाद 1860 खत्म होते होते उसके ये इन लोगों के ऊपर इनकम टैक्स भी लगा दिया। तो मतलब पहले तो घर से हटाए, फिर घर का टैक्स देना पड़ रहा है। पहले तो घर से हटा दिया, फिर घर का टैक्स, फिर उसके ऊपर इनकम का टैक्स। तो इन सारी चीज़ों की वजह से परेशान होकर यहाँ के जो खासी ट्राइब है उन लोगों ने एक रिवोल्ट शुरू कर दिया। वो रिवोल्ट को लीड करने वाले जो इंसान थे वो यूकियांग नागमा, ये उसके लीडर बने थे। अब ये हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटेंस सिचुएशन हो गई। फिर यहाँ पे आर्मी रेजिमेंट एक भेजनी पड़ी। आर्मी ने आकर यहाँ पे बहुत बुरी तरह से इस रिवोल्ट को सप्रेस करने की कोशिश की, सक्सेसफुली कर भी दिया। यूकियांग नागबा जो लीडर यहाँ के, उसको अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के बाद पब्लिकली हैंग किया गया, पब्लिकली लटका दिया, फांसी दे दी गई। और ये क्यों किया गया पब्लिकली? वैसे वैसे भी मार सकते हैं, लेकिन पब्लिक को दिखाने के लिए, पब्लिक के दिलों में डर बिठाने के लिए ये पब्लिकली उसको जो लीडर है
उकियांग नागबा जी को लटकाया गया। अब उसके बाद यहाँ जैसे यहाँ से आगे आओगे तो खासी से पहले आता है गारो हिल्स। तो यहाँ से बाद में ये खासी का पूरा निपटाने के बाद यहाँ पे उसके लीडर जो है उकियांग नागबा, उसको फांसी देने के बाद, पब्लिकली फांसी देने के बाद, अब उसका नेक्स्ट जो जो एम है वो है यहाँ पे गारो। तो गारो में भी सेम चीज़ वही की कि यहाँ पर भी लोगों को सप्रेस करना शुरू किया। यहाँ पे भी डेवलप, यहाँ पे लोगों को जो ट्राइबल लोग रह रहे थे उसको हटाने का काम, वहाँ को परेशान करना शुरू किया, वहाँ पे टैक्स लगाना शुरू किया। तो यहाँ गारो जो एरिया है, वहाँ के जो ट्राइबल लोगों को लीड किया, इस ट्राइबल मूवमेंट को लीड करने वाले वो है पातोगान सांगमा। हमारे ऑप्शन में भी है पातोगान सांगमा। ये गारो ट्राइब में जो गारो ट्राइब के लोगों की ने जो मूवमेंट शुरू किया उसको लीड करने वाले पातोगान सांगमा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने आपको वो क्यांग नागबा के बारे में भी बता दिया, पातोगन सांगमा के बारे में भी बता दिया। अब बी टिकेंद्रजीत, बी टिकेंद्रजीत ये मामला क्या है, ये मेघालय का मामला नहीं, ये मणिपुर का मामला है। अब मणिपुर में क्या हुआ कि वहाँ के लीडर के डेथ, वहाँ के किंग की डेथ के बाद जो है वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो गई कि इसके बाद किंग के बाद कौन नया किंग बनेगा, उसके लिए शुरू हो गई लड़ाई। अब दो लोग थे, एक तो किंग का बेटा सूरचंद्र और दूसरे थे किंग का जो कजिन ब्रदर बी टिकेंद्रजीत। टिकेंद्रजीत, इन दोनों के बीच में सक्सेशन ऑफ वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हुई कि भाई अब नया किंग कौन बनेगा उसके लिए। अब उसमें हुआ क्या कि सूरचंद्र क्या, वो ब्रिटिशरों के पास चले गए कि सर मुझे आप हेल्प करिए और हम दोनों साथ में मिलकर भी टिकेंद्रजीत को हराएंगे, और फिर मैं नया यहाँ पे किंग बनूंगा तो आपके लिए भी हेल्प करूंगा बाद में। अब हुआ क्या कि ये ब्रिटिशर और सूरचंद्र ने मिलकर 1891 में ये टिकेंद्रजीत के ऊपर, मतलब उसके लोगों के साथ पर उसके ऊपर अटैक कर दिया, और टिकेंद्रजीत को पब्लिकली, जैसे ऊकियांग नागबा को जैसे पब्लिकली हैंग किया था वैसे टिकेंद्रजीत को भी पब्लिकली हैंग कर दिया। और जहाँ पे जो जगह है वहाँ पे उसका एक कमेमोरेशन, उसको एक स्टेच्यू भी वहाँ पे बनाया हुआ है, जहाँ पे उसको एग्जैक्टली जहाँ उसको हैंग किया गया था मणिपुर में। यहाँ तक क्लियर। चलो, तो मैंने भी टिकेंद्रजीत के बारे में भी बता दिया आपको, और पातोगन सांगमा के बारे में भी हो गया। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा जो है ये मुंडा रिवोल्ट हुआ था एक, मुंडा रिवोल्ट। वो कौन सा टाइम ड्यूरेशन है, 1895 से लेकर 1900 तक का टाइम ड्यूरेशन है। यहाँ पे मुंडा एक रिवोल्ट हुआ था। मुंडा लोग कहाँ ज़्यादातर हैं, वो झारखंड वाला जो एरिया है वहाँ पे मिलते हैं। अब उसमें हुआ क्या था कि बहुत ज़्यादा ये इन लोगों के पास अपनी खुद की एक सिस्टम थी, खुंट करी सिस्टम, रेवेन्यू कलेक्शन की सिस्टम, खुंट करी सिस्टम। एक सेकंड। इन लोगों की खुद की एक सिस्टम थी, खुंट करी सिस्टम। और बाद में ब्रिटिशरों ने किया क्या कि वो उसकी सिस्टम हटाकर खुद की जमींदारी सिस्टम, मतलब जमींदारी सिस्टम, मतलब जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम शुरू की थी, वो सिस्टम यहाँ पे लगा दिया। पुरानी सिस्टम चले जाने की वजह से, अब नई सिस्टम आने की वजह से लोग परेशान थे, टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा था। दूसरी बात, कस्टमरी राइट, जो पहले उसकी ज़मीन के वो खुद मालिक हुआ करते थे, अब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाई थी, उसमें होता क्या था कि अब ये जमींदार नए लैंडलॉर्ड बन गए, ज़मीन के मालिक बन गए। तो मतलब ज़मीन के मालिक ये बन रहे, तो जिसकी पहले जो जमीन के मालिक थे वो अब उसको वो टेनेंट बन गए, वो उसको भाड़े पे लैंड है नहीं, उसको यूज करने के लिए उसको रेंट देना पड़ रहा था। रेंट के लिए पैसे नहीं है तो पैसे लाने कहाँ से पड़ते थे, वो पैसे मनी लेंडर से लाते थे। अब मनी लेंडर को नहीं चुका पाते थे, वापस दे नहीं पाते थे, तो फिर उसको बना दिया जाता था बॉन्डेड लेबर। और बॉन्डेड लेबर जो सिस्टम चलती थी ये झारखंड वाले जो मुंडा ट्राइब में, उसको कहते थे बेट बेगारी, नाम था याद रखना, बेट बेगारी। क्लियर।
पुरानी सिस्टम चली गई, नई सिस्टम आई और नई सिस्टम में खुद टेनेंट बन गए, नए मालिक जमींदार बन गए और जमींदार बन गए तो उसको रेंट देना पड़ रहा है, रेंट के लिए पैसे नहीं तो मनी लेंडर से पैसे लेने पड़ रहे हैं, मनी लेंडर के पैसे लेने के बाद वापस नहीं दे पा रहे हैं तो उसको बॉन्डेड लेबर बना ले, बॉन्डेड लेबर बन जाने के बाद वो सिस्टम जो है पूरी बॉन्डेड लेबर वाली उसको बोलते हैं बेट बेकारी। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो यहाँ पे लीड किया था बिरसा मुंडा जी ने, इस मूवमेंट को लीड किया था। यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपको? ओके चलो आगे चलते हैं। ये देखिए ये है बी टिकेंद्रजीत, ये मैंने मणिपुर का जो आपको इंसिडेंस बताया। ये उकियांग नागबा खासी ट्राइब के जो लीडर थे। पातोगान सांगमा यहाँ पे ये गारो ट्राइब के जो लीडर थे। डन। ओके चलो आगे चलते हैं। ये बिरसा मुंडा जी, झारखंड का जो इंसिडेंस मैंने आपको बताया। अमेरिकन प्रेसिडेंट हैड कंट्रीब्यूटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अमेरिकन प्रेसिडेंट हैड कंट्रीब्यूटेड सब्सटेंशियली इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन। फर्स्ट ऑप्शन है क्लेमेंको, ऑरलैंडो, वुड्रो विल्सन, जॉर्ज वॉशिंगटन। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट, कौन से अमेरिकन प्रेसिडेंट सब्सटेंशियली इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशन, तो कंट्रीब्यूट किया सब्सटेंशियली, कंट्रीब्यूटेड सब्सटेंशियली टू फॉर्म अ लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन से अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इसमें से किया? तो हमारा आंसर इसमें क्या है, आप अपनी 10-20 सेकंड लीजिए फिर मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। वुड्रो विल्सन, ये करेक्ट आंसर है, वुड्रो विल्सन। He was play most important role, contributed substantially to establish the League of Nation। अब लीग ऑफ नेशन बना क्यों था, पहली बात मैं आपको बताऊं, लीग ऑफ नेशन बना क्यों, यहां से शुरू करते हैं। अब लीग ऑफ नेशन बनाना पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। ऐसा क्या हो गया था कि बनाना पड़ा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसलिए। डन। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुई थी, सीधा सीधी मैं बहुत डीप में नहीं जाता हूँ, मैं आपको सीधा सीधा आंसर बताता हूँ कि क्यों हुई थी। क्योंकि ऑस्ट्रिया का प्रिंस जिसको बॉम्ब मार के मार दिया, शॉट गोली मार के मार दिया जिसको, और वो किसने मारा, शॉट डेड हुई, गोली मार के जिसको मार दिया किसने मारा, एक ग्रुप ने मारा। कहाँ का ग्रुप था, सर्बिया का ग्रुप था। ग्रुप का क्या नाम था, ब्लैक हैंड नाम था। क्लियर? अब उसको मार दिया तो ऑस्ट्रिया ने कहा कि भाई सर्बिया को कि हमें 48 आवर के अंदर ये वापस दे दो, हमारे जिसने हमारे प्रिंस को मारा है, उसकी वाइफ को मारा है, उसको हमें सरेंडर कर दो, हम अटैक नहीं करेंगे आपके ऊपर। तो ये सर्बिया ने पूरा इग्नोर किया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो फिर क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया ने वॉर डिक्लेयर कर दी, किसके अगेंस्ट, सर्बिया के अगेंस्ट। तो सर्बिया को सपोर्ट करने के लिए फ्रांस आया, फिर फ्रांस को सपोर्ट करने के लिए ब्रिटेन आया, ब्रिटेन को सपोर्ट करने के लिए रशिया आया। इस तरह से आगे देश जुड़ते गए। यहाँ पे ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करने के लिए फिर जर्मनी आया, यहाँ पे जर्मनी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हंगेरी आया, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था पूरा। और फिर यहाँ पे और एक कंट्री आया बुल्गारिया, एक दूसरे के साथ जुड़ते गए। यहाँ तक क्लियर है? तो ये पूरा ग्रुपिज्म, ये पूरा कंट्री एक दूसरे के साथ जुड़ते गए और फिर इट्स कन्वर्टेड इन द वर्ल्ड वॉर। पूरा किस में चेंज हो गया, डन। अब हुआ क्या कि फाइनली इसमें जर्मनी बहुत अच्छी कंडीशन में था शुरू शुरू में, लेकिन फिर बहुत अच्छी कंडीशन में था तो फ्रांस की तो हालत ख़राब कर दी, बहुत ज़्यादा फ्रांस के ऊपर अटैक किया, पहले कई सारे शिप डुबा दी। और अलाइड ये जो भी ये बुल्गारिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगेरी, जर्मनी, वो पूरे 4 कंट्री जो है उसको मिलाकर बोलते हैं एक्सिस पावर। और यहाँ पे बाकी जितने भी कंट्री थे उसको बोलते हैं 24 कंट्री, तो उसको बोलते थे अलाइड पावर। डन। अब अलाइड पावर की इतने सारे शिप डुबा दिए, बहुत स्ट्रांग पोजीशन में था जर्मनी,
और भी स्ट्रांग पोजीशन में आया जब मार्च 1919 में ये रशिया ने विड्रॉ कर लिया वर्ल्ड वॉर से। क्यों? क्योंकि वहां पे रशियन रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था, जार के अगेंस्ट। डन। लोगों ने वहां पे रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया था। तो एक कंट्री थी जिसको वो टेकल करना प्रॉब्लम हो रहा था, रशिया, वो भी चली गई। अब दूसरा हुआ क्या कि बहुत स्ट्रांग कंडीशन में था, लेकिन एक मुसीबत मोल ली। वो क्या हुआ, लूसिटानिया एक शिप जो है, अमेरिकन शिप, उसको डुबा दिया, और उसमें 147 सिविलियन और सोल्जर, ये सारे लोग मर गए। अब इसको अमेरिका नहीं चाहता था कि वर्ल्ड वॉर ज्वाइन करे, लेकिन इस वजह से, इस इंसिडेंट्स की वजह से ज्वाइन करना पड़ा। और जैसे अमेरिका ने ज्वाइन किया था ये अप्रैल 1919। यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, मार्च 1970, यहाँ पर भी मार्च 1970। तो ये अमेरिका को ज्वाइन करना पड़ा अप्रैल 1917 में। नहीं जाना चाहता था वो, बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना चाहता था इसको, लेकिन ज्वाइन करना पड़ा क्योंकि उसकी शिप डुबा दी। अब आकर जब अमेरिकन आर्मी आई तो फिर हाँ, जर्मनी की हालत खराब हो गई, और फिर वो जर्मनी ने 11 नवंबर 1918 को सरेंडर कर दिया। क्लियर? ये मैंने आपको शॉर्ट में वर्ल्ड वॉर 1 की कहानी बता दी आपको। अब यहाँ से मुझे एक और बात भी आती है, इसमें एक और कंट्री में आपको बताना रह गया, वो है टर्की। टर्की भी एक्सिस पावर का पार्ट था, उसमें एक्सिस पावर में जुड़ा था। टर्की में क्या हुआ कि टर्की जैसे हार गया तो यहाँ पे ब्रिटिशरों ने यहाँ के खलीफा को हटा दिया, जो रिलीजियस लीडर हुआ करते थे पूरे, मतलब पूरी दुनिया, कई सारे मुस्लिम मानते थे कि जो है, ये टर्की का जो खलीफा है, मतलब वो हमारा रिलीजियस लीडर है। तो ब्रिटिशर, क्योंकि वो एक्सिस पावर की तरफ था और अलाइड पावर जीत गया था, तो एक्सिस पावर जो है, एक्सिस पावर के जितने भी कंट्री थे उसको बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर किया जा रहा था, खतरनाक उसके ऊपर एक्सप्लोटेशन उसका हो रहा था। तो उसमें टर्की का भी नंबर लग गया, उसमें उसके खलीफा को हटाए, यहाँ पे तो पूरे दुनिया में बहुत सारे मुस्लिम जो उसके लीडर मानते थे वो भी उसके रिलीजियस सेंटीमेंट हट हुए। तो सेम चीज़ इंडिया में भी हुई। इंडिया में जो मुस्लिम लोग हैं उसके भी रिलीजियस सेंटीमेंट हट हुए। और उसमें से एक है शौकत अली। शौकत अली और दूसरे हैं मोहम्मद अली। दोनों ने मिलकर एक मूवमेंट शुरू की, वो है खिलाफत मूवमेंट। कब शुरू हुई? 1920 में शुरू हुई। गांधी जी को लगा कि 1905 में, 15 साल के पहले, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का इंसिडेंस हुआ था। अब मुस्लिम लीग बन जाने के बाद अब पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई कि ये 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी, तो मुस्लिम लीग, लॉर्ड मिंटो का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था उसमें, तो उसने मुस्लिम लीग बनाने में बहुत रोल प्ले किया था। अब अलग हो गए तो हिंदू और मुस्लिम साथ में आकर काम करने, जो लड़ाई कर रहे थे ब्रिटिशों को, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई थी। तो अब पहली बार 15 साल के बाद एक पहली बार इंसिडेंट बन रहा है कि दोनों मिलकर आके साथ में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट ऑलरेडी जो मुस्लिमों ने शुरू कर दिया था ये ब्रिटिशरों के अगेंस्ट। तो फिर गांधी जी ने सोचा कि बेस्ट टाइम है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया जाए। तो गांधी जी ने 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और इसमें खिलाफत मूवमेंट शुरू करने में भी गांधी जी का रोल है, उसको ही आगे रखा गया था शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चलाई जा रही थी, खिलाफत मूवमेंट भी चलाई जा रही थी साथ में। और खिलाफत मूवमेंट, यही मूवमेंट चल रही थी, और उसी टाइम पे एक गोरखपुर के पास एक गांव है, चौरी चौरा, गोरखपुर के पास। वहाँ पे ऐसे ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही चल रहा था, और वहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो पुलिस वाले आए और यहाँ पे लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। लोग उसके पीछे भागे, लोग पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में घुस के, अब लगा कि बच जाएंगे, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। और 22 पुलिस वाले जो पुलिस स्टेशन में घुस गए, तो लोग इतना गुस्से थे कि लाठीचार्ज कर दिया था इस वजह से। तो लोगों ने बाहर से आग लगा दी और 22 लोग वहाँ पे मर गए। तो वो इंसिडेंट हुआ था 5 फरवरी 1922। तो जैसे ही ये हुआ, तो गांधी जी ने क्या किया, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद होने की, जैसे ये डिक्लेयर किया, तो बहुत सारे लोग गांधी जी के डिसीजन से एग्री नहीं होते थे। उसमें से दो लोग थे जो एग्री नहीं थे, एक थे सी आर दास और एक थे मोतीलाल नेहरू। लोगों को लग रहा था गांधी जी, जब मूवमेंट पीक पे होती है तभी गांधी जी उसको एंड अपने हिसाब से ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो सही नहीं होते हैं। लोग, कई सारे लोगों का ऐसा मानना था।
लेकिन गांधी जी को लगा कि अगर मैं इसको मूवमेंट को वापस नहीं लूंगा तो ब्रिटिशरों के पास मौका मिल जाएगा कि आराम से लीडरों को मारा जाए, और लीडर मर जाता है तो मूवमेंट खत्म हो जाती है। तो गांधी जी ने सोचा कि ब्रिटिशरों को मारने का मौका ना मिले, इसलिए ये मूवमेंट को, ये गांधी जी का ये इस तरह का उसमें ओपिनियन था जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप करने की। तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया कि अब हम करेंगे कि भाई अब हम डायरेक्ट इलेक्शन लड़ेंगे, अब हमें ये मूवमेंट चलानी नहीं है इस तरह की, हम इलेक्शन लड़ेंगे, सपोर्ट करेंगे लेकिन इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा था, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू क्यों करना पड़ा था, क्योंकि ये जलियांवाला बाग का इंसिडेंस हुआ था। जलियांवाला बाग का इंसिडेंस क्यों हुआ था, क्योंकि वहाँ पे लोग जलियांवाला बाग में ये जो ब्रिगेडियर जनरल डायर रेजिनल जो था उसने फायरिंग कर दिया था। अब फायरिंग क्यों किया था, क्योंकि मार्शल लॉ लगा हुआ था। मार्शल लॉ क्यों लगा हुआ था, क्योंकि ये रोलेक्ट टेक लगा हुआ था। रोलेक्ट टेक क्या था कि रोलेक्ट टेक में किसी को भी अरेस्ट कर ले, जैसे अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में है कि आप किसी को भी अरेस्ट करेंगे तो रीजन बताना पड़ेगा, तो रोलेक्ट टेक में ऐसा कुछ नहीं था, रीजन रीजन नहीं बताना, डायरेक्ट अरेस्ट कर लेना है ना। तो ये लॉ की वजह से पूरा मामला शुरू हुआ था, रोलेक्ट टेक की वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया था। प्रोटेस्ट करते में कर रहे थे लोग, तो दो लोगों को अरेस्ट कर लिया, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, दोनों को अरेस्ट कर लिया था। अब दोनों को अरेस्ट कर लिया, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वो वहाँ पे जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, तो ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल डायर ने फायरिंग कर दी उसके ऊपर, है ना। और उसकी वजह से गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करना पड़ा था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे थे तब ये चोरा चोरी इंसिडेंस हुआ 5 फरवरी 1922 को, और गांधी जी ने रिवोल्ट वापस ले लिया, है ना। ये मूवमेंट पूरी वापस ले ली। अब ये पूरा मामला एक्ट की वजह से हो रहा है, तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने सोचा कि हम क्यों ना इलेक्शन लड़के वहां पे उसको इंटरफियर करें, उसको लो इस तरह का ना बनाना दें। तो ये एक आर्ग्यूमेंट थी और ये अलग होकर स्वराज पार्टी बनी और पहली बार इलेक्शन लड़े थे नवंबर 1923 में, पहली बार इलेक्शन लड़े थे बहुत अच्छी कंडीशन में। बंगाल में एक मेजोरिटी नहीं मिली थी, वरना सारी जगह पे मिल गई थी। फिर सी आर दास की डेथ हो गई, तो फिर जब इलेक्शन हुआ 1926 में तब शेयर दास की डेथ होने के बाद बहुत सारे लीडर अलग चले गए, कुछ लोगों ने अपनी पार्टी बना ली, जैसे नेशनल पार्टी बनी थी, फिर कई सारे लोग ब्रिटिशरों की तरफ चले गए। तो शेयर दास की डेथ के बाद पार्टी बहुत कमजोर पड़ गई थी। फिर इतनी कंडीशन, फिर एक ही जगह पे मेजोरिटी मिली थी मद्रास में, और जब पहली बार इलेक्शन लड़े तो एक ही जगह पे मेजोरिटी नहीं मिली थी, वो बंगाल में। तो इस तरह का इंसिडेंस हुआ था। तो हमने ये टर्की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को कनेक्ट कर दिया यहाँ तक, मद्रास तक, कि भाई मद्रास में एक मेजोरिटी मिली थी जब इलेक्शन हुआ। अब एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुई तभी जो बाल गंगाधर तिलक जो लीडर थे उसकी डेथ हो गई, उसके नाम पे एक फंड बनाया गया, तिलक फंड, स्वराज फंड भी शायद बोला जाता है। और उसमें 1 करोड़ रुपए लोगों ने इकट्ठा करके दिया था कि भाई कंट्री को आप इंडिपेंडेंट करवाए अपने लीडर को। चलो, ये है वुडरो विल्सन। वन ऑफ दिस इज एल्यूवियल सॉइल। कौन सी एल्यूवियल सॉइल इसमें, आप अपना टाइम लीजिए, 10-15 सेकंड लीजिए और क्वेश्चन को टिक करिए। खादर, ये करेक्ट आंसर है हमारा। चलो मैं आगे दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये पूरा क्या है, ये ग्रेट नॉर्थ, ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा क्या होता रहता है। ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। अब देखिए ये पूरा शिवालिक है, ये पूरा शिवालिक वाला है। तो ये शिवालिक, शिवालिक आपको पता है क्या है, वो ये लेसर हिमालय, ये है ग्रेटर हिमालय, ये लेसर हिमालय, ये शिवालिक। तो थर्ड जो माउंटेन रेंज है हिमालय की वो है शिवालिक। तो शिवालिक के पैरेलल में जो एक पूरा प्लेन जाता है उसको बोलते हैं भाबर, जिसके अंदर क्या है, ये एक ग्रेवल्स, स्टोन, इस तरह की चीज का पूरा एक बेल्ट जो शिवालिक के पैरेलल में चलता है, यहाँ से इंडस रिवर से लेकर यहाँ तक जो चलता है, तीस्ता रिवर सिक्किम में जो पास होती है वहां तक का एक प्लेन है वो भाबर रिवर। उसके बाद भाबर के बाद एक जो लेयर आता है वो तराई। तराई क्या है, थोड़ा मार्शी एरिया है यहाँ पे, तो थोड़ा दलदल वाला एरिया, तो वहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा थोड़े मिलेंगे। फिर उसके बाद जो ये वाला लेयर आएगा वो
भाबर, तो भाबर के ऊपर खादर नया लेयर चढ़ता है। भाबर भांगर मतलब क्या होता है, ये भाबर मतलब ये फर्स्ट लेयर, कंफ्यूज मत होना, भाबर और यहाँ पे भांगर। तो ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया, स्टोन और ग्रेवल, ये पूरा जो बेल्ट जाता है शिवालिक के पैरेलल में, वो है भाबर। दूसरा उसके पैरेलल में जो भाबर के पैरेलल में जो तराई चलता है, मार्शी वाला एरिया, उसके बाद खाद भांगर वाला है। भांगर वाला मतलब क्या है, ओल्ड सेडिमेंट ब्रॉड बाय द रिवर, तो पुराना सेडिमेंट जो रिवर थी उसके ऊपर जो नया लेयर चलता है वो खादर है, खादर। और ऊपर जो पुराना लेयर जो रिवर लेके आई, तो जैसे ये पुराना लेयर यहाँ पे दिख रहा है, ये नया लेयर जो रिवर सेडिमेंट अपने साथ लेके आए, तो पूरा ये पूरा ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया का। रेगुड सोइल क्या है, रेगुड सोइल है ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल कहाँ पे ज़्यादा मिलती है, ये गुजरात और महाराष्ट्र वाले एरिया में। क्यों, क्योंकि 200 मिलियन ईयर अगो यहाँ पे एक वॉल्केनिक एरप्शन हुआ था। ये पूरा पार्ट था इंडिया में, इतना लैंड का पोर्शन था, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे वॉल्केनिक एरप्शन होने की वजह से क्रैक क्रैक हुई और इतना पोर्शन अलग चला गया। तो यहाँ पे वॉल्केनिक एरप्शन होने की माउंटेन बना होगा, फिर माउंटेन जो है नेचुरल एलिमेंट की वजह से टूट टूट के ये रॉक में कन्वर्ट हो गया होगा, रॉक कन्वर्ट होकर फाइनली सॉइल में कन्वर्ट हो गई, तो इसलिए यहाँ पे हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। रेड सॉइल क्या होता है, आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है। डन, ओके चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए कौन सा, कंपनी रूल वाज स्टैब्लिश इन इंडिया, कब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब यहाँ पे रूल इस्टेब्लिश किया, तो बैटल ऑफ प्लासी में जीतने के बाद, तो 1757, ये इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंच इस्टेब्लिश ट्रेड सेंटर इन द पौंडीचेरी, कब, पौंडीचेरी में कब, 1674। कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1664 में, लेकिन जब यहाँ पे सेटअप किया, पूरा सेंटर बनाया पौंडीचेरी में, 1764 में। तो ब्रिटिश गॉट परमिशन टू डू अ ट्रेड इन सूरत, कब परमिशन मिली, 1613। पोर्टुगीज गॉट द परमिशन टू डू अ ट्रेड इन कलिकत, तो वो तो हुआ 1498 में। डन। तो अब देखिए इसमें ये हमारा फर्स्ट आएगा, और सॉरी फर्स्ट, देन सेकंड, देन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको। ये फर्स्ट है, फिर ये सेकंड आएगा, फिर हमारा ये आएगा थर्ड, आएगा फोर्थ। तो देखिए कौन सा आंसर हमारा इसमें सही हो रहा है, तो हाँ ये वाला डी हमारा करेक्ट आंसर है। डन। पहली बार कंपनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ, चलो यहाँ लिख लेता हूँ। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कब थी, 1598 में बनी थी। कब बनी थी, 1598 में बनी थी। और कहाँ बनाई गई थी, ब्रिटेन के अंदर। किसने बनाई थी, ग्रुप ऑफ मर्चेंट, ग्रुप ऑफ मर्चेंट, कई सारे ये बिजनेसमैन ने मिलकर ये बनाए थे, ग्रुप ऑफ मर्चेंट। पहली बार परमिशन कब मिली थी, क्वीन एलिजाबेथ से 1600 एडी में ये परमिशन मिली थी। किसके लिए परमिशन मिली थी, ईस्ट ईस्टर्न कंट्री में बिजनेस करने के लिए, साउथ और साउथ ईस्ट कंट्री में, स्पेशली इंडिया और इंडिया के आसपास की कंट्री के लिए बिजनेस करने के लिए यहाँ पे मिला था परमिशन। तो पहली बार जो पहला मिशन निकला वो जेम्स लांस कास्टर, पहला इंसान जो है वो पहली बार शिप लेके इंडिया के लिए आया था। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि यहाँ पे परमिशन नहीं मिल रही थी। और परमिशन क्यों नहीं मिल रही थी, क्योंकि पोर्टुगीज़ का बहुत दबदबा था, तो पोर्टुगीज़ यहाँ पे एंट्री नहीं होने देते, तो उसके लिए तो इसको काम करने के लिए एक और इंसान को भेजा गया, विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जो ये डील करने के लिए आया कि भाई कैसे जैसे तैसे करके ट्रेड करने का राइट मिल जाए 1608 में। बहुत कोशिश की, यहाँ पे 3 साल रहे, 1611 तक यहाँ पे इंडिया में रुके हुए थे जहांगीर के लिए। लेकिन जहांगीर, फिर भी जहांगीर इन्फ्लु इसके प्रभाव में थे पोर्टुगीज़ के, तो परमिशन यहाँ पे मिली नहीं विलियम हॉकिंस को। विलियम हॉकिंस जो आए थे वो जो शिप लेके आए थे वो हेक्टर था, क्लियर। फिर एक इंसान को और भेजा गया 16
15 वो है थॉमस रो। थॉमस रो फाइनली आए, और थॉमस रो भी हाफ 4 साल तक रहे और 1690 में वापस चले गए, लेकिन वो सक्सेसफुली यहाँ पे परमिशन लेके गए। और उससे पहले ब्रिटिशरों ने क्या किया था कि यहाँ पे 1612 में जो पोर्टुगीज थे उसको बैटल ऑफ स्वाली में हरा दिया था। तो अभी ये थॉमस रो के लिए जहांगीर को मनाना बहुत इजी हो गया था, क्योंकि अब जो जो नई परमिशन देना चाह रहे थे वो कौन थे, पोर्टुगीज थे, और उसको तो ऑलरेडी हटा दिया है। तो फिर ये थॉमस रो का काम 1650 में बहुत आसान हो गया उसको जहांगीर को समझाने के लिए। यहाँ तक क्लियर? ओके, चलो। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात बता दी मैंने। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या बात है कि सारा का सारा मामला ये गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता था, और पूरा डिसीजन फ्रेंच गवर्नमेंट से लेना पड़ता था, कोई डिसीजन अपने आप से नहीं ले सकते, इसलिए प्रॉब्लम था कि यहाँ पे प्रॉपर काम नहीं कर सकते। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल के लिए क्वीन एलिजाबेथ ने बोल दिया था कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो जैसे बिजनेस करना ही करें, तो उसलिए थोड़ा इंडिपेंडेंटली काम कर रही थी, तो इसलिए सक्सेस करी बहुत सालों तक, इसलिए रूल किया। और पहली कंपनी यहाँ पे बनाई का सूरत में, और वो जब 1612 की बैटल होगी उसके बाद 1630 में परमिशन यहाँ पे पहली कंपनी बनाई, फैक्ट्री बनाई। देन पोर्टुगीज के बारे में मैं बताऊं तो पोर्टुगीज में जो पहुंचे 1498 में वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पहला जो पर्सन थे जिसने ये इंडिया का रास्ता ढूंढा 1498 में, और कहाँ पे आए, जामोरिन। जामोरिन के दरबार में आए, और जामोरिन कहाँ पे, कालीकट में पहली बार हुआ है। और कालीकट जो आज है वो है कोझिकोड। कोझिकोड आज उसका नाम है। कोझिकोड को बोलते हैं सिटी ऑफ लिटरेचर। क्यों? क्योंकि यूनेस्को ने अभी टाइटल दिया है। यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे हेडक्वार्टर है, पेरिस में। सिटी ऑफ लिटरेचर का ये दिया हुआ टाइटल किसने दिया, पेरिस में जो एक ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी, यूनेस्को की ऑर्गेनाइजेशन, क्या टाइटल दिया, सिटी ऑफ लिटरेचर, किसको दिया, कोझिकोड को दिया। कोझिकोड का पहला नाम क्या था, कालीकट। वहाँ पे कौन आया था, वहाँ पे कौन रूल कर रहा था, जामोरिन रूल कर रहा था। जामोरिन के दरबार में 1498 में कौन आया था, वास्को डी गामा आया था। यहाँ तक क्लियर? ओके, चलो। ओके, वो जो वास्को डी गामा है उससे पहले भी कुछ लोग आए थे, जैसे कोशिश की थी आने के लिए, जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसको स्पेन के किंग ने उसको भेजा था, लेकिन वो गलती से इंडिया जाने के बजाय वो दूसरे आइलैंड पे, दूसरी जगह पे चले गए थे। फिर अमेरिगो बेक्कूपूसी जिसने उसको क्लियर करके दिया कि भाई ये आप इंडिया नहीं आए हैं, आप अमेरिका आए हैं, गलती से आप सोच रहे हैं कि इंडिया आ गए। तो फिर उसका अमेरिका, जिसने उसको समझा उसके नाम से पूरा नाम पड़ गया उसका अमेरिका। फिर उससे पहले भी एक इंसान 1492 में एक ट्राई की थी, वो है बोर्थोलोमी डियाज। यस, 1492 में भी जिसने कोशिश की थी, बोर्थोलोमी डियाज, उसने कोशिश, स्पेन के ये पोर्टुगीज किंग ने उसको भेजा था बोर्थोलोमी डियाज को। लेकिन वो क्या, ये कैप ऑफ गुड होप, मतलब जो अफ्रीका का जो पीक है यहाँ पे, कैप ऑफ गुड होप यहाँ तक पहुंच पाए थे, फिर वहाँ आगे नहीं गए। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे चलता हूँ। यहाँ देखिए, सब्सिडी अलायंस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच इंडियन स्टेट वाज फर्स्ट टू एक्सेप्ट द सब्सिडी अलायंस। कौन सा स्टेट था, हैदराबाद। सब्सिडी अलायंस शुरू किसने की थी, वेलेस्ली ने। वेलेस्ली ने शुरू की थी, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड कहने की कोई जरूरत नहीं। हैदराबाद पहला किसको, हैदराबाद को कनकड़ किया था। डन, यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट हैदराबाद के बाद मैसूर 1799। ये हैदराबाद को 1798 हैदराबाद को कनकड़ किया। मतलब कनकड़ मतलब सब्सिडी अलायंस साइन करवाया। सब्सिडी अलायंस साइन करो तो मतलब आप जी, मतलब हार ही गए, मतलब समझिए आप उसके अंडर आ गए पूरी तरीके से। फिर यहाँ पे मराठाओं को, जैसे मराठाओं को पहला मैं आपको बताऊँ, पेशवा, पेशवा को साइन की 1802 में। फिर पेशवा के बाद मैं आपको बताऊँ सिंधिया, जो ये मराठा ही है सब, 1803 इसमें भी सब्सिडी अलायंस साइन की, सब्सिडियरी अलायंस साइन की। फिर उसके बाद मैं बताऊँ तो सॉरी, गायकवाड़, गायकवाड़ उसने भी 1803
1803 में साइन किए। गायकवाड़ के बाद बताऊँ मैं आपको, भोंसले जो है उसने 1803 में उसने भी सब्सिडी लाइन साइन की। डन, यहाँ तक क्लियर है। और मैसूर में वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान को हराया था। और वहां पे बैटल कौन थी बैटल, फोर्थ बैटल थी जब उसको हराया। और पंजाब में क्या हुआ था, पंजाब में तो ये 1849 में पंजाब को कनकड़ किया था, ये तो मैं बोल सकता हूँ कनकड़ किया था। यहाँ पर भी, यहाँ इसको भी कनकड़ किया बोल सकते हो, लेकिन हैदराबाद और इसके लिए क्या है कि इसको ये हैदराबाद के लिए सब्सिडी अलायंस साइन की और यहाँ पे इसको सब्सिडी अलायंस में लिया। और 1849 में पंजाब, राजा रंजीत सिंह की डेथ हुई थी 1839 में। उसके बाद वॉर ऑफ सक्सेशन, मतलब यहाँ पर भी कौन नया किंग बनेगा उसके लिए लड़ाई हुई, उसमें से ब्रिटिशरों ने बेनिफिट लिया। दो लोग लड़ रहे थे, तीसरे को बेनिफिट हो गया और 1849 में पंजाब को कॉन्कर कर लिया। दो बैटल हुई थी एक्चुअली। डन, ओके चलो, इसमें हमारा करेक्ट आंसर है हैदराबाद। एक और मुझे बात आती है, ये वेलेस्ली से बात याद आती है कि वेलेस्ली जो है वो उसने विलियम कॉलेज बनाई थी, कहाँ पे, कलकत्ता। किस लिए बनाई थी, आईसीएस ऑफिसर को ट्रेनिंग देने के लिए। आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस शुरू कब हुई थी इंडिया में, ये इसने शुरू की थी, कॉर्नवालिस ने। पहले क्या था, अलाउ नहीं करते, पहले ये कोई एग्जाम नहीं होती थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का आपने शायद नाम सुना होगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये लोग डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेते थे आईसीएस ऑफिसर के लिए एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, लेकिन फिर बाद में ये एग्जाम शुरू करेगी इसके लिए। फिर एग्जाम शुरू कर गई तो एग्जाम होती थी इंग्लैंड में। तो इंडियन, पहले तो इंडियन को अलाउ ही नहीं था, और जब अलाउ किया तो इंग्लैंड में एग्जाम होती थी, वहां पे पहुंच पाना ये बहुत मुश्किल है। तो ये इंडियन के लिए थोड़ा टफ भी बनाया जाता था कि ये क्रैक ना कर पाए। फिर भी सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र टैगोर जी जो है, रविंद्रनाथ टैगोर जी जो ब्रदर है, उसने वो इंडिया के पहले आईसीएस ऑफिसर है, इंडियन आईसीएस ऑफिसर जिसने इस एग्जाम को पास किया। क्लियर, ओके चलो आगे चलते हैं। ये है वेलेस्ली। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे लगता है कि थोड़ा डिस्कस टाइम ज़्यादा हो गया। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहे, इसके लिए आपका खूब खूब आभार, धन्यवाद, थैंक यू।